गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सारे? गुड मॉर्निंग भाई अविनाश शर्मा, मुरली मनोहर, विनोद, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? आज अपन बात करें जो अपने RS प्री का जो एक टेस्ट हुआ था उसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को अपन हल करेंगे, उनका सॉल्यूशन अपन करेंगे। आप साथ ही साथ आंसर भी देते जाना और उसके बाद में हम जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे साथ में उनको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो जैसे अपन बात करें कि पहला क्वेश्चन जो था वो आपके पास था कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या है। यूनिट डिजिट आपसे पूछी गई है। यूनिट डिजिट का वैसे देखा जाए तो पिछले RS में एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको ध्यान भी होना चाहिए। वो तो सिंपली पूछा था, गुणा का, ये घटाव का है, माइनस का है। तो यहां अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन का, तो आंसर आप सभी का आना चाहिए। अब सबसे पहली बात कि जब भी पावर वाली संख्याएं होती हैं तो वहां इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पावर में 4 का भाग लगाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर 4 का भाग ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि 4 जैसे अपन बात करें 4 पावर के बाद वो के वो यूनिट डिजिट, वो के वो इकाई का अंक क्या हो जाते हैं, पुनरावर्तित होते हैं, वो के वो क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसलिए हम हमेशा पावर में 4 का भाग लगाते हैं। पावर में 4 का भाग देने पर जितना भी शेष बचता है वो पावर में रख देते हैं। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो पावर में रखते हैं 4। तो जैसे यहां पर बात करें 7 की पावर 95 है, 7 की पावर यहां पे अपने पास 95 है, तो यहां सीधा ही पावर में किसका भाग देना है, 4 का, और जो शेष बचेगा वो पावर में लिख देंगे। अब 95 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो देखो यहां पे 4 दूनी 8, 1 4 3 12, और ये बच गए अपने पास 3 माइनस यहां क्या 3 की पावर, तो 3 पावर में वही 4 का भाग लगेगा, चाहे कोई सी भी संख्या हो, पावर में 4 का भाग देना है, जो शेष बचेगा वो रखेंगे। अब देखो 58 है तो हमने कहा 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौक 16, तो कितने बच गए 2, तो यहां पावर बच गई 2। ठीक है। अब जनरली हम बात करें तो यहां आप लोग देखते हो कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, तो ये 343 जो होता है, आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप गुणा कर सकते हो, 7 गुणा 7 गुणा 7, माइनस 3 का स्क्वायर 9। हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। तो यहां देखो इसमें से हम ये घटाएं, तो अलग से घटा के देखोगे तो भी आप देखोगे यहां पे 3 में से 9 जाता नहीं है, 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेते हैं, हासिल क्या हो जाता है 13, 13 में से 9 गए क्या 4। तो यहां कई बार जैसे अपन बात करें कि यहां यूनिट डिजिट आगे क्या आएगा उससे मतलब ही नहीं है हमें, हम यहां बात करेंगे इकाई का अंक। घटाने वाले में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है 7 की पावर 3, हम लिखते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, इकाई का अंक 3 आया, 3 माइनस इधर आया 9, तो हम क्या लिखते हैं 3 माइनस 9, तो ये तो माइनस के 6 हो गए, जबकि ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इधर जब संख्या होती है तो आगे हासिल से ले लेती है, तो 13, 13 में से 9 गए 4, तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा यहाँ पे। तो भाई ये काफी का सही भी होगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रेट का सॉल्यूशन भी करवाएंगे भाई। अगला देखो यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के तब 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बॉयज और गर्ल्स, अपन बात करें बॉयज कितने हैं 1000, गर्ल्स कितने हैं तो 800, टोटल कितने हो गए अपने पास तो 1800 है, टोटल 1800। अब यहां बात करें, वो कह रहा है कि 60% लड़के पास हो गए, हमें तो फेल चाहिए, तो हमने लिखा फेल। 60% पास है तो फेल कितने 40%। अब एक बात तो 1000 का 40% या तो आप पूरा निकालो, निकालने के बजाय आप सीधा ही 2 जीरो कम कर दें तो भी आप सीधा बता सकते थे कि 1000 का 40% 400 होता है भाई। इधर हम देखें कि 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, 50% ही पास हैं, तो फेल भी 50% है, 50% यानी आधी, तो कितनी भाई 400 में पूरा नहीं लिखूंगा कि 800 गुणा 50 बटा 100, सीधा लिख दिया कि 400 लड़कियां
है। तो 400 और 400 800, टोटल 800 फैल हैं। कितने में से? 1800 में। तो आपने कहा फैल परसेंटेज 800 बटा 1800 गुणा 100 और प्रतिशत 44.444 चलता जाएगा। ये लो, तो ये अपना आ गया सी। तो यहां देखो, इसमें लिखने की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर हम सीधा भी देखते ना तो हम क्या कहते हैं कि भाई 60% लड़के पास हैं, तो फैल कितने? 40, तो इसका 40 यानी 400। 50% लड़कियां पास हैं तो 50% फैल, आधी फैल हैं तो 400। टोटल 400 और 400 कितने फैल हो गए? 800। कितने में से? 1800 में से। तो सीधा भी लिख सकते थे। तो गुणा भाग में इतना कोई टाइम हमारे पास नहीं लगता, लिखने में टाइम हम वेस्ट नहीं करते। अगला देखो भाई, तीन प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। समान मात्रा में तीनों में से एक मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात ज्ञात करो। देखो, इस प्रकार का अनुपात का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है। अपने आरएस की नहीं, जैसे राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम होता है ना, ज्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को अपने को मिल जाता है। तो यहां बात करें, देखो इसको मैं ही समझाता हूं। पहली चीज कि 3 बर्तन है, 3 अलग अलग प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात। तो अम्ल और पानी का अनुपात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो, पहले में है 2:1, दूसरे में है 3:2, फिर 5:3। यहां देखो टोटल एक प्रकार से कितना है? 3। यहां कितना है? 5। और यहां कितना है? 8। ये तो है। अब वो कह रहा है समान मात्रा में तीनों में से एक मिश्रण लेंगे। तीनों में से समान मात्रा में लेंगे। अब समान मात्रा में लेंगे तो इनकी मात्रा बराबर कर दो। मात्रा बराबर करने के लिए तीनों का क्या ले सकते हैं? एलसीएम। अब एक बात तो 3, 5, 8, तो 5 से 15, 15 8 120। एलसीएम कितना हो गया? 120। तो इन सबको 120 बनाएंगे। 3 को किससे गुणा करोगे? 120 हो जाए तो 8 में 40 से गुणा कर दो। इसको 40 यानी इसको पूरे को किससे गुणा करना है? 40 से। 5 को किससे गुणा करूंगा? 120 है तो 24 से। 8 की 24 ही है, 24। तो इसको पूरे को किससे गुणा करोगे? 24। और फिर देखेंगे समान मात्रा हो जाएगी। 8 को किससे गुणा करोगे? 120 है तो 15 से। तो इसको गुणा करेंगे 15 से, तो इसको 15 से यानी इसको 15 से गुणा करेंगे और ये मात्रा हो जाएगी इनकी बराबर। अब देखो 40 दूनी 80 अनुपात 40, 24 थी 72 अनुपात 24 दूनी 48। इधर 15 5 75 अनुपात 45। अब यहां गौर करो, देखो 120 120 120 सबकी मात्रा बराबर है तो सीधा सीधा जोड़ दो। मात्रा बराबर है तो सीधा सीधा जोड़ दो। तो सीधा सीधा जोड़ें। 3 133 227। अब यहां गौर करना, देखो ये अम्ल में पानी का अनुपात है 222 अनुपात 227 अनुपात 133। तो उसने क्या पूछा है? मिश्रण में पानी और अम्ल, यानी पहले पानी फिर अम्ल। तो हमने क्या कहा? पानी अनुपात अम्ल, यानी चेंज हो गया। ये हो गया 133 अनुपात 227। ये लो, क्योंकि पर्सन चाहे छोटा हो लेकिन उसके अंदर लास्ट में जैसे अम्ल और पानी का अनुपात दिया, लास्ट में क्या पूछ लिया? पानी और अम्ल, उल्टा कर दिया उसने। तो यहां सबसे पहली चीज तो ये जो शब्द है समान मात्रा, तो यहां हमने मात्रा क्या कर ली? समान। सबकी 120 बना दी, सबकी एलसीएम लेके बराबर बना दी। बराबर बनाने के बाद सीधा जोड़ दोगे। बराबर है उसने कहा उसके अनुसार, तो बराबर है। उसके बाद जोड़ा, लेकिन जोड़ा तो अनुपात है अम्ल और पानी का। उसने क्या पूछा है? पानी और अम्ल, यानी उल्टा पूछा है। तो देखो पहले पानी, तो पानी क्या? 133 227, 133 227, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। 227 और 133 भी, और 133 और 227 भी। हमें पूछा गया है पानी व अम्ल, तो 133 अनुपात 227 यानी आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन काफी ने किया भी है भाई। हो गया होगा भाई यहां तक। अगला देखो यहां पे कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1/3 भाग 9% वार्षिक तथा शेष 12% पर निवेशित किया। तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है? औसत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पूछी गई है यहां पे। आंसर भी साथ के साथ दोगे भाई।
अब देखो यहाँ पे अपन बात करें ब्याज का क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट आरएस के अंदर प्री के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो उसमें अपन बात करें 8 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे खास परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, अनुपात का क्वेश्चन आता है, ब्याज का क्वेश्चन आता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में डीआई के क्वेश्चन। तो ये खास करके आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर। फिर आता है संख्याओं का भी, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके इन्हीं में से साथ आते हैं। अब देखो एक बात करें यहाँ पे, औसत वार्षिक साधारण ब्याज पूछा है, औसत वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है। तो यहां देखो पूंजी का 1/2 भाग, 1/3 भाग ऐसा कर रखा है। तो ऐसी पूंजी मानो कि इस 2 से भी कट जाए और इस 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो आपके दिमाग में आएगा 2 और 3, ऐसी संख्या बताओ उसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी। तो आपने कहा 6, 3 दूनी 6, 6 ऐसी पूंजी है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का। तो मैं कहूं इसका 1/2 भाग, 1/2 पार्ट जो है, 6 का 1/2 क्या होता है 3, इसको आपने दिया 10% पर, इसका 1/3 पार्ट, 6 का 1/3 क्या होता है 2 भाग दिए 9% पर शेष। अब एक बात बताओ, 6 में से 3 और 2 5 चले गए, कितना बच गया 1 भाग दिया है 12% की दर पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ओवरऑल अपन देखें भाई, ना ही अपने को कुछ और करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज लेके जानी, हम तो सीधी सीधी बात करें यहीं पे। अगर तीनों भाग का टोटल ब्याज देखें तो 30%, 9 दूनी 18% ये रहा और 12% ये रहा। औसत दर जो है, तो आप क्या कहोगे, कुल कितना है 30, 18 और 12, तो आपने कहा 30, 18 और 12, 18 और 12 30, 30 60%। 60% कितने भागों में मिला है 6 पे, तो 60/6 यानी 10% ये लो। 60% जो टोटल मिला वो कितने भागों में मिला है 6 माना है इसलिए। तो औसतन या सब पे अपन बात करें तो कितना 10%, 6 का वापस क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। आंसर नहीं दे रहे हो भैया, एक ने आंसर दिया रविंद्र कुमार ने, बाकी ने आंसर नहीं दिया है। देखो यहां सबसे पहले बात करें कि अपन ने 6 इकाई मानी, टोटल कितनी इकाई है 6 इकाई में पहला 1/2 3 हिस्से, 3 इकाई का 10% दर से 30% ब्याज हो गया, 2 का 18% हो गया, 1 का 12%, टोटल ब्याज हो गया 60%। कितनी इकाइयों पे 6। औसतन दर यानी एक प्रत्येक इकाई को औसतन कितना मिल रहा है, यानी 10% हमें औसतन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है 22,830 रुपए को 2 भागों में बांटकर उसे ए तथा बी को दे दिया गया। ए और बी को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। कितने रुपए बांटे गए 22,830 रुपए। ठीक है, तथा उन्हें कहा गया कि 5% वार्षिक दर से खर्च करें। वार्षिक दर से क्या करें, खर्च करना मतलब कम हो रहा है। ठीक है, ए ने 9 वर्ष तक खर्च किया था, बी ने उसे 11 वर्ष तक खर्च किया, तब दोनों के पास समान राशि शेष बची। तो बताओ ए को प्रारंभ में कितनी राशि दी गई। अब देखो एक बात बताओ, मैं यहां लिख देता हूं, देखो ए और बी, ए को ए ही दिया गया और उसने 5% दर से खर्च किया, यानी हर बार 95/100, 5% का मतलब 95% ही बचेगा। तो 95/100 यानी प्रत्येक साल इतना कम हो रहा है। तो कितने साल तक खर्च किया इन्हें, 9 साल तक। तो ये बच गया, 9 साल तक खर्च करने के बाद आपके पास ए के पास इतना रह गया। ठीक है, ऐसे में बात करें बी भी वही, तो 5% दर से खर्च करें 95/100। इसने ये कितने सालों तक करता गया 95/100, 11 साल तक। ये अब इसके पास इतना बच गया। ये दोनों के पास जो बचा हुआ ये राशि क्या है, समान। वैसे आप देखोगे चक्रवर्ती ब्याज में अगर मिश्र धन बराबर बोलता तब यहां जुड़ जाता कि ब्याज मिल रहा है, राशि बराबर हो गई। ये खर्च कर रहा है, यानी कमी हो रही है, बस यहाँ पे इतना ही चेंज है इसमें। अब यहां दोनों भाग बराबर, देखो 95/100 की पावर 9 है, इधर 95/100 की पावर 11 है। तो ये मैं काटूं तो 9 बार तो पूरा कट जाएगा। यहां कितनी बार बचेगा, 2 बार। ए अपोन में कौन आएगा, बी बराबर। देखो ये भी 5 से काटे तो 19 से बटा 20, तो 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। देखो यहां 5 से हमने इसे काट दिया है, किससे काटा भाई, 5 से काटा तो ये 19 बार 19 का स्क्वायर 300, ये 20 बार 20 का स्क्वायर 400। तो ए अपॉन बी यानी ए और बी का रेशो आ गया हमारे पास 361/400। तो टोटल राशि यानी टोटल राशि जो है आपके पास वो कितनी है 22,830, 22,830 है। और टोटल अनुपात कितना है 400 3 761,
वो किसके बराबर 22,830। मैं यहीं सीधा काट दूं, ये 3 7 21 3 बार कटेगा और 1 0 30। एक इकाई जो है वो किसके बराबर है 30। हमें क्या है कि ए को प्रारंभ में कितनी राशि मिली, तो ए को जो राशि मिली उसका अनुपात क्या है 361। तो 361 30 गुणा 361, तो ये आ गया 10,830 रुपए। जीरो ऐसा कैसा गुणा किया 10,830 रुपए आ गया, ये रहा ए। अगर बी का चाहिए होता तो हम सीधा किससे गुणा करते 400 से। तो यहां पे आपका आंसर कृष्ण कुमार यादव का आ रहा है 1, और किसी ने आंसर दिया, भाई रविंद्र कुमार ने आंसर दिया है, और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। चलो भाई अगला देखते हैं। यहां पे यदि किसी 2 अंकों की संख्या के वर्ग को किसी 2 अंकों की संख्या के वर्ग को अंकों के पलटकर बनाई जाने वाली संख्या के वर्ग से घटाया जाए तो वह बड़ी संख्या जो परिणाम को पूर्णतया भाग दे होगी। यानी कहने का अर्थ समझना इस प्रश्न का, ये प्रश्न पहले से ही 2 प्रश्नों के बाद का प्रश्न है। तो पहले इसमें इस चीज का आधारभूत 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित जो खास बात है उसको समझते हैं अपन। उसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज, हम देखो इस प्रश्न को बाद में समझते हैं। मैं एक खाली पेज पे आपको 2 अंकों की संख्या के बारे में समझाता हूं कि 2 अंकों की संख्या कैसे होती है, क्या होती है। क्योंकि जैसे संख्याओं का जो क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से अंकों वाले पे आधारित आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखो सबसे पहली बात, 2 अंकों की संख्या में कहूं ए बी है तो मैं कह सकता हूं इकाई स्थान पे ए और दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे बी और दहाई के स्थान पे ए है। तो मैं जैसे आपने 56 लिखा तो 50 + 6 लिख सकते हो। तो मैं इसको कह रहा हूं 10a + b लिख सकता हूं। अगर इसके अंक पलट दिए जाएं तो ba बराबर क्या हो जाएगा 10b + a। ये 2 अंकों की संख्या थी, इसके अंकों की संख्या होती ये है, अंक पलटते हैं तो ये बन जाती है। अब अपन से कोई कहे कि कोई 2 अंकों की संख्या है, अंकों को पलट दिया जाए, पलटने पर एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो उन संख्याओं के अंकों का योग किससे होगा? अगर इसको योग करोगे 10a और a 11a, 10b और b 11b। अगर मैं 11 कॉमन ले लूं तो a + b, तो वो किससे विभाजित होगी 11 से। अगर मैं कहूं यही है 10a + b, ये क्या है 10b + a। घटाएं तो नीचे के निशान चेंज, अंकों को पलटने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है तो उसके अंतर को सदैव किससे विभाजित होता है? सिंपल से सुनना, इस लाइन को लिखा भी देंगे। 10a में से a गया 9a माइनस, देखो 10b तो माइनस के प्लस का b है तो माइनस के 9b, यहां 9 कॉमन आ गया, क्या बच गया a - b। तो देखो अंतर सदैव किससे विभाजित होता है 9 से। तो यहां इन सब को याद करने की बजाय हम एक ही चीज कहेंगे, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों को पलटकर एक नई संख्या बनाई जाती है, एक नई संख्या बनाई जाती है। अतः इनका योग 11 से पूर्णतया विभाजित वह अंतर 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखो अंतर तो 9 से विभाजित होता है, योग किससे विभाजित होता है 11 से। ये खास चीज है। अब ये अगर आपको याद है ना तो वो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कैसे होगा अपना। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 2 अंकों की एक संख्या के वर्ग, तो हमने कहा 2 अंकों की संख्या, मैं लिख रहा हूं देखो 2 अंकों की संख्या, मैं मान लूं x, अंक पलटकर
बनी संख्या y। अब आप लोग एक चीज जानते हो कि x प्लस वाई तो 11 से विभाजित होगा और x माइनस वाई किससे विभाजित होगा? 9 से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर में से इसका अगर स्क्वायर घटाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्या होता है? एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया? एक्स माइनस वाई। अब यहां खास चीज, ये किससे विभाजित है? 11 से। ये किससे विभाजित है? 9 से। तो टोटल ओवरऑल किससे विभाजित होगा? 99 से। ये आपको ध्यान रखना है। जो लाइनें पढ़ने बोली सबसे पहले तो वो ध्यान रखनी है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है, अगर उसके अंकों को पलटकर एक नई संख्या बनाई जाए तो उन संख्याओं के योग सदैव 11 से विभाजित होगा और अंतर सदैव 9 से विभाजित होगा। तो अगर वर्गों का अंतर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी योग भी आता है और अंतर भी आता है। योग भी आता है और अंतर भी आता है। तो योग 11 से, अंतर 9 से, यानी ओवरऑल किससे विभाजित होगी? 99 से। और इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में काम नहीं करे तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं कहूं 12 और 21 पलट के बना दिया। ठीक है, 12 का स्क्वायर तो आपने कहा 144, 21 का स्क्वायर तो 441, बड़े में छोटा अंतर घटा दिया तो देखो इधर ही घटाते हैं 144 घटाओगे। और वैसे भी आप यहाँ पे रखो तो देखो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपन लेते हैं, बड़ी में छोटे ले लेते हैं, तो पहले 21 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दो। 21 प्लस 12 और 21 माइनस 12, 21 और 12 33 गुणा ये कितना है? 9। तो 11 गुणा 3 99 से पूर्णतः विभाजित होगी आराम से। 9 और 11 दोनों से 99 से। तो यहां ध्यान रखना, कोई भी एग्जांपल अपन लेके देखेंगे ना तो सदैव किससे? वर्गों का अंतर हमेशा 99 से विभाजित होगा। अगर वो कहता है कि संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग तो सदैव किससे विभाजित होता है? 9 से। संख्याओं का अंतर किससे? संख्याओं का योग 11 से, अंतर 9 से, और वर्गों का अंतर 11 से भी और 9 से भी, यानी 99 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे है। इसमें 3 क्वेश्चन बन गए हैं। 3 क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। आगे से जब भी पूछा जाए कि कोई 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर एक नई संख्या बनाई जाए तो उनका अंतर सदैव किससे विभाजित होगा? तो अंतर आपके दिमाग में आना चाहिए 9 से। उनका योग किससे विभाजित होगा? तो आप क्या होगा? उनका योग सदैव 11 से विभाजित। आपको कहा जाए उनके वर्गों का अंतर किससे विभाजित होगा? तो आप क्या कहोगे? 11 और 9 दोनों से, अर्थात 11 गुणा 9 99 से। ये 3 क्वेश्चन यहां पे होंगे। 10 लो, कृष्ण कुमार कह रहा है कि 10 लो, 10 लेने पे, 10 को पलटने पर 2 अंकों की संख्या ही नहीं बनती है। तो यहां आप जब पहली चीज बात करेंगे 2 अंकों की संख्या, तो ऐसी पहली चीज तो आपके पास 2 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए जिसमें 2 अंक हो। ठीक है, तो 10 को तो आप ले ही नहीं पाओगे। संख्या ऐसी लेनी है कि जिसको 2 अंकों के पलटने पर भी आपके पास 2 अंकों की क्या बने? संख्या बने भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। इसमें 2 अंकों की ऐसी कोई भी संख्या का आप ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन 2 अंकों को पलटने पर भी 2 अंकों की संख्या बढ़नी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 1991 के प्रथम 6 महीनों में हुए एक्सीडेंटों का वर्णन दर्शाया गया है। मई से जून तक एक्सीडेंटों में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मई में 32, जून में 27। 32 से कितने हो गए? 27। ये लो, कितने कम है? 5। किससे? 32 से, गुणा 100। तो देखो ये किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 से 25 बार, 4 से 8 बार। 25 पंजे 125 बटा 8%। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 बच गया तो 15 सही 5 बटा 8%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसमें कोई ये देखो डीआई वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि डायग्राम अलग अलग हैं। कौन कौन सा डायग्राम होता है, कौन कौन से में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो भाई अगला,
एक डीआई का और है, एक संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों का विभागवार प्रतिशत, वह पुरुषों की संख्या दी गई, विभागवार प्रतिशत तो ये रहा और पुरुषों की संख्या इसमें दे रखी है। कह रहा है कुल कर्मचारी कितने हैं, 800 हैं। तो प्रश्न कह रहा है एचआर विभाग में कार्यरत तथा एचआर विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुपात। भाई यहां पे थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ, जो आपके टेस्ट में दिया था उसमें था कि एचआर विभाग में कार्यरत महिलाएं तथा एचआर विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूरा है। अब देखो टोटल कितने हैं 800, उसमें एचआर में कितने हैं 5%। अब मैं यही लिख दूं कि एचआर 800 का 5%, तो कितना 40। एचआर में टोटल कितने हैं 40, उसमें से पुरुष कितने हैं 12। अब पुरुष 12 है तो हमें पहले चाहिए महिलाएं, वुमेन अनुपात टोटल। महिलाएं 40 में से 12 गए तो 40 माइनस 12, और एचआर में टोटल कितने हैं 40, तो 28 अनुपात 40। ये कट रहा है 4 से, 7 अनुपात 10। भाई ये डीआई वाले डायग्राम थोड़े से छोटे बन गए, ये शायद तक आपको प्रदर्शित नहीं होंगे, लेकिन जैसे आपने टेस्ट दिया है उसमें मिल जाएंगे और आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। तो आप एक बार देख लेना दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना भाई। जैसे ये जो डायग्राम इसमें 5% और ये 12 आपको साफ भी नहीं दिख रहे हो तो आप उसको एक बार डाउनलोड कर लेना अपने टेलीग्राम चैनल पे से और फिर देख लेना। अगला देखो भाई, अब देखो क्या कह रहा है, ए व बी दो विद्यार्थियों परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 54 अंक अधिक प्राप्त हुए। ए को बी से कितने अधिक अंक हैं 54, और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 59% है। मैं कहूं ए और बी दोनों का योग 100% है, टोटल कितना मान लिया 100%। बी को दोनों के योग का 59, ये लो 59%, तो इसको कितने मिले, बच गए वो 100 में से 59 गए 41%, ये कह रहा है। और ए को बी से 54 अधिक है, यहां देखोगे गौर कितना अधिक है, तो आपने कहा 18%, और वो किसके बराबर है 54। तो 1% 18 से काटा 3 बार, हमें किसका चाहिए ए का, तो ए 59 से गुणा करेंगे, 59% बराबर 3 गुणा 59, तो ये आ गया 177। हो गया होगा भाई ये तो सबका। एक और क्वेश्चन जो आपके पास है रेशो का, वो कह रहा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 5:3 है। राम और श्याम की आय का अनुपात क्या है 5:3। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपए व 1800 रुपए की बचत करते हैं तो श्याम की आय ज्ञात करो। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम बेसिक से नहीं करते हैं, सीधा ही करते हैं कि सीधा अगर बाई चांस कोई बेसिक से करना चाहता तो मैं पहले बताता हूं राम व श्याम, शॉर्ट में बता थोड़ा सा बताऊंगा भाई, बाकी आप करोगे अगर ऐसा कर रहा है तो 5x और 3x ये हमने मान ली आय, ठीक है। आय बचत उनकी 2600 है और 1800 है। अगर हम बात करें खर्च, तो आय में से अगर बचत घटाते हैं तो खर्च आ जाती है, और आय में से खर्च घटाते हैं तो क्या आ जाती है बचत। तो यहां देखो हमारे पास खर्च का अनुपात दे रखा है, तो खर्च का अनुपात कैसे आएगा, देखो 5x, राम की आय कितनी है 5x और बचा कितना रहा 2600, तो माइनस 2600 बटा श्याम की आय कितनी है 3x माइनस बचा कितना रहा 1800, और ये आ गया खर्च का अनुपात। ये अनुपात क्या दिया है आपको 9:5। अब इसको वज्र गुणा करके x का मान निकालो, वो मान वहां रखो, तब जाके आपका किसका मान आ जाएगा आय का। कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। और दूसरा तरीका मैं यहां बताने वाला हूं, देखो 5 5 25x माइनस 26 तो 13,000, 9 3 27 तो 27x माइनस, ठीक है।
ये x वाले एक तरफ लिए तो 27 इधर आएंगे, माइनस के क्या बच गए 2x बराबर ये 13,000 उधर जाएंगे, 16,200 पहले ही माइनस के तो माइनस के 3200, x बराबर 1600। x का मान 1600 आया, हमें किसके आए पूछिए, श्याम की यानी 3x, तो 16 गुणा 3 तो 4800 रुपए। ये तो है आपका बेसिक तरीका, लेकिन बेसिक तरीके की बजाय हम सीधा ही अप्लाई करते हैं। वो देखो क्या है कि राम और श्याम 5:3 में आए हैं तथा उनका खर्च का अनुपात है 9:5। बचत 2600 और 1800, ये है भाई। अब देखो यहां पे आप सीधा लिखोगे x बराबर नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर, तो 18 में 162 तो 16,200 माइनस 2600 गुणा 5 यानी 13,000 बटा 9 27 5 5 25, 27 माइनस 25। देखो x बराबर नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर। तो यहां देखा 3200 ऊपर बच रहा है, 2 नीचे, 3200 बटा 2 यानी 1600। हमें किसकी आय चाहिए, श्याम, तो किसके बराबर है 3x, तो 3x है, 3 गुणा 1600 यानी 4800 रुपए। कर सकते हो भाई आप यहां पे। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो टेस्ट में दिए गए थे, 10 क्वेश्चन जो आपके आरएएस के जो टेस्ट था अपने कलाम चैरिटी टेस्ट उसके अंदर दिए गए थे, उनको अपन ने हल किया। अगले टेस्ट में जो आएगा उससे आगे हल करेंगे। तब तक एक बार आपको देखो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्री के अंदर अगर आपको प्री पास करना है अच्छे नंबर से तो आराम से बिना कोई टेंशन के, तो पहला काम होना चाहिए आपका मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये इसके अंदर टॉपिक भी आपके पास 4 ही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कुछ पढ़ना है, 4 ही टॉपिक हैं। 4 टॉपिक में क्वेश्चन आपको 8 से 10 यहां मिलेंगे, टोटल 18 से 20 क्वेश्चन आपको प्री में मिलते हैं। तो 10 क्वेश्चन अगर आप यहां करते हो तो 10 क्वेश्चन का मतलब बाकी से बहुत आगे निकल गए आप। तो यहां मैं फिर से कहूंगा कि जब आरएएस प्री की जब बात होती है, प्री आपको निकालना है बेझिझक बिना कोई टेंशन के, तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग का पार्ट ही आप लेके हल करोगे, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो थैंक यू भाई।